इमेजिन कीजिए एक ऐसा जंगी मैदान जहां पर गोलियां मौत बरसा रही, जहां पर तोपें दहाड़ रही, जहां पर मशीन गन आग उगल रही। और उसी के बीच भारतीय सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में भाले लिए बिजली से भी तेज रफ्तार से दौड़े चले जा रहे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास है। जंगे हाइफा का इतिहास। 23 सितंबर 1918 को भारतीय कैवलरी ने विदेशी जमीन पर एक ऐसा कारनामा करके बता दिया था जिसकी बहादुरी को दुनिया आज भी सलाम करती। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारतीय जज्बे और साहस की, उनके अमर बलिदान की एक कहानी थी जिसे दुनिया आज भी पूछती है। ये वो इतिहास की जंग थी जिसमें भारतीय कैवलरी ने, भारतीय सैनिकों ने तलवार से तोपों को मात दी थी, तलवार से मशीन गनों को मात दी थी। तो आइए जानते हैं मेरे साथ पूरी कहानी जंग हाइफा की। साल 1918 वर्ल्ड वॉर 1 अपने चरम पर था। यूरोप से लेकर एशिया से लेकर अफ्रीका तक लाखों सैनिक मौत के मुंह में धकेले जा चुके थे। ब्रिटिश एम्पायर अपने सहयोगी दोस्तों के साथ, अपने सहयोगी देशों के साथ सल्तनत उस्मानिया, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। ये कहानी शुरू होती है सिनाई और फिलिस्तीन के मोर्चे से। ब्रिटिश एम्पायर और सल्तनत उस्मानिया, जिसे हम ओटोमान एम्पायर के नाम से जानते हैं, उनके बीच एक भीषण जंग चल रही थी। तुर्की सेना को जर्मन जनरल ओटो एलेस्टरमान वॉन एलेस्टर का समर्थन था। उनके पास मशीन गन, तोपें, हाईटेक हथियार और पहाड़ी इलाके, सब कुछ उनके पक्ष में था। जनरल एडमंड एलेनबी ये ब्रिटिश मिस्र अभियान के प्रमुख थे। इन्होंने 1918 में एक महायोजना बनाई और उसे नाम दिया द बैटल ऑफ मेगिदो, जिसके अंदर ये इनका पूरा मकसद था कि तुर्कियों की कमर तोड़ना और हाइफा बंदरगाह पर कब्जा करना। 19 सितंबर को ब्रिटिश सेना ने प्लेन ऑफ शेरोन के मैदान पर एक जोरदार हमला किया। सुबह 4:30 बजे ब्रिटिश आर्टिलरी बमबारी शुरू की। 21 किलोमीटर लंबी तुर्की रेखा पर लगभग 400 से ज्यादा तोपों ने एक साथ आग बरसी। ब्रिटिश टुकड़ियां तुर्की की टैप्सर लाइन तोड़ने में सक्षम रही और दोपहर तक तुर्क कर्मों पर कब्जा कर लिया। इंडियन 7th मेरिट डिवीजन ने आगे का रास्ता साफ किया, जिससे घुड़सवार सेना आगे की ओर जा सके। तुर्की का पूरा कम्युनिकेशन ठप पड़ चुका था। रेडियो और टेलीग्राफ काम करने बंद कर चुके और 21 सितंबर तक शेरन फ्रंट पूरा क्लियर हो चुका था। अब जो सेना थी, जो ब्रिटिश सेना थी, वो आगे बढ़ रही। लगभग 10,000 सैनिक तुर्कियों के उन्होंने बंदी बनाए और अब ब्रिटिश सेना तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रही थी। उनका अगला टारगेट था नेबलूस। शेरन की जीत के बाद जनरल चैटवुड ने नेबलूस की दिशा में हमला शुरू किया। ये पहाड़ी इलाका था जहां पर तोपखानों को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल था, तो ब्रिटिश सेना और भारतीय सैनिक पैदल चढ़ाई करने लगे। जो तुर्की सेना थी उसे लगा था हम शेरन पर तो हार गए, लेकिन शायद यहाँ हम कुछ कर दिखाएं। लेकिन उनकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि ब्रिटिश सेना और उनकी स्ट्रैटेजी बहुत तेज थी। 20 सितंबर को अंग्रेजी सेना ने तुर्कियों की माउंट एबल की रेखा तोड़ दी। 21 सितंबर को नबलूस के शहर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और 22 सितंबर को मुस्तफा केमल पाशा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने अपनी सारी बची कुची फौज को दमिश्क की ओर रवाना कर दिया। इस बैटल में तुर्कियों की 7th आर्मी पूरी तरह घिर गई और ब्रिटिश ने जो नबलूस का इलाका था उस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिशर्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। अब जनरल एलेनबी के सामने पूरा रास्ता खुल गया था, उत्तर की ओर हाइफा और अक्को तक। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया कि कैप्चर द हाइफा एंड ओपन सी रूट इमीडिएट। और अब शुरू होती है हाइफा की जंग। लेकिन हाइफा की स्थिति बिल्कुल आसान नहीं थी। उस्मानिया सेना ने माउंट कैरेमल की ढलानों पर, उनकी जो पहाड़ियां थी, वहां पर तोपें और मशीन गन तैनात कर रखी और नीचे की ओर थी नहर अल मुकत्ता, एक ऐसी नदी जिसे पार करना एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि उसके दोनों साइड पर दलदलीय जमीन थी और जब भी ब्रिटिश सेना उसे पार करने की कोशिश करती, ऑस्ट्रियन आर्टिलरी और जर्मन मशीन गनर्स उन्हें हर बार वहीं रोक देते। और ये जंग इतिहास की आखिरी जंग है जहां पर एक सफल कैवलरी चार्ज हुआ था मशीन गनों के खिलाफ, और ये आखिरी जंग बन गई जहां पर मशीन गनों के खिलाफ किसी ने लैंसर्स का इस्तेमाल किया था। और ये मिशन सौंपा गया इंडियन 15th इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड को, जिसके अंदर जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स शामिल थे। इस पूरे मिशन के जो कमांडर थे उनका नाम था मेजर जनरल जॉर्ज बैरो, जो कि इंडियन कैवलरी को लीड कर रहे थे। जो जोधपुर लांसर्स को लीड कर रहे थे उनका नाम था मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत, और जो मैसूर की तरफ से, जो मैसूर लांसर्स को लीड कर रहे थे, उनका नाम था अनंत सिंह।
ये सभी भारतीय रियासतों की सेनाएं थी जिन्हें ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनाया गया। लेकिन हाइफा पर कब्जा करना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि माउंट कैरेमल पर तोपों से लैस, मशीन गनों से लैस तुर्की बैठे थे और नीचे की ओर थी नहर अल मुकत्ता, जिसे पार करना नामुमकिन सा था। और ऊपर से क्विकसैंड यानी दलदल दोनों पार। इन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन ऑस्ट्रियन आर्टिलरी ने और जर्मन मशीन गनर्स ने इनके सारे के सारे हमले नाकाम कर दिए। सैनिकों को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। 21 सितंबर की आधी रात को 18th किंग जॉर्ज ऑन लैंसर्स ने जो अक्को रोड थी उस पर बढ़त बना ली। तभी अचानक ओटोमन बटालियन ने उन पर हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने महज तलवार और भालों के सहारे उन्हें खदेड़ दिया और 30 से ज्यादा दुश्मनों को मार दिया और अधिक लोगों को बंदी बना लिया। उससे और इस छोटी सी जीत से भारतीय लैंसर्स का भारतीय सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया था। अगले दिन 22 सितंबर को हवाई संरक्षण की रिपोर्ट में पता लगता है कि हाइफा पूरी तरह खाली हो चुका है। लेकिन जब बाद में फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड लाइट व्हीकल ने जब जमीनी संरक्षण किया, तब उन्हें पता लगा कि माउंट कैरेमल की जो चट्टानें थी उनके पीछे सैनिक घात लगाकर बैठे थे। उनके पास ऑस्ट्रियन बैटरियां और जर्मन मशीन गनें थी और वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार थे। दुश्मन सेना ने चालाकी से खुद को छुपा रखा था। 22 सितंबर की रात सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ घोड़ों के टापों और हथियारों की झनकार सुनाई दे रही थी। भारतीय सवार अपने घोड़ों से बात कर रहे थे जैसे वे उनके साथी हो। वे जानते थे कि अगली सुबह मौत का सामना करना है, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि जज्बा था। ये सैनिक राजपूत, जाट और अन्य भारतीय समुदायों से थे, जिनकी रगों में वीरता का खून दौड़ता है। कर्नल हरवी ने ब्रिगेड को आदेश दिया, तुर्कों को गन फायर से पिन करो और जोधपुर लांसर्स चार्ज करेंगे। वहीं दूसरी ओर तुर्कों ने किशोन रिवर के पास मशीन गनें और तोपें तैनात कर रखी थी। हाइफा शहर उनके कब्जे में था। मेजर जनरल बैरो ने भारतीय घुड़सवारों को आदेश दिया, अटैक फ्रॉम बोथ फ्लैंक्स, कट देम ऑफ। 23 सितंबर की सुबह 5th कैवलरी डिवीजन तैयार थी। मेजर जनरल सिरिल रॉडनी हार्बर्ट की कमान में दोपहर 2 बजे युद्ध का बिगुल बजा। मैसूर लांसर्स के एक स्क्वाड्रन और शेवर्ड रेंजर्स की टुकड़ी बी बैटरी ऑनरेबल आर्टिलरी कंपनी के सपोर्ट से माउंट कार्मेल के ढलानों पर चढ़ाई करने लगी। उनका लक्ष्य था ऑस्ट्रियन लाइट फील्ड गन बैटरी को नष्ट करना। बहादुरी से उन्होंने तीखी ढलानों पर चढ़कर तोपों पर कब्जा कर लिया और उन्हें खामोश कर दिया। मैसूर लांसर्स ने बाईं ओर से हमला किया और मशीन गन की पोजीशन नष्ट कर दी। जोधपुर लांसर्स ने नदी पार कर सीधा हमला किया। मेजर दलपत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन पीछे नहीं हटे। 2 घंटे के अंदर शहर पूरी तरह से कब्जे में आ गया। 1350 दुश्मन सैनिक बंदी बने, 17 मशीन गनें जब्त की। अब बारी जोधपुर लांसर्स की थी। कर्नल दलपीत सिंह शेखावत की कमान में कैप्टन अमन सिंह बहादुर और दफादार जोरावर सिंह जैसे वीरों ने 2 मील दूर जर्मन मशीन गन पोस्ट पर चार्ज किया। हाथों में तलवारें और भाले लिए घोड़ों पर सवार भारतीय सवारों ने मशीन गन से लैस दुश्मन को चीरते हुए पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कर्नल दलपत सिंह घायल होकर शहीद हुए, लेकिन उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस एमसी से सम्मानित किया गया। जोधपुर लांसर्स की बी स्क्वाड्रन, जो पूरी तरह से राठौरों से बनी हुई थी, उसने सबसे आगे बढ़कर दुश्मन को तहस नहस कर दिया। मैसूर लांसर्स ने फायर सपोर्ट दिया और जोधपुर लांसर्स के पीछे हाइफा में घुसकर दुश्मन को सरप्राइज कर दिया। इतिहासकार चार्ल्स सी ट्रेंच लिखते हैं कि उस दिन जो कारनामा किया वो हिंदुस्तानी लांसर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और वो आगे ये भी लिखते हैं कि उन्हें हिंदुस्तानी लांसर्स को रोकना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तानी लांसर्स थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो गुस्से से पागल हो चुके थे। वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ चार्ज कर रहे थे और जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा था उनको भालों से मारते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत दुख था, उन्हें बहुत गुस्सा था उनके भाइयों की मौत का जो उस जंग में मारे गए। शाम तक इंडियन लांसर्स ने हाइफा पर कब्जा कर लिया था। इस जीत का प्रभाव बहुत गहरा था। ब्रिटिश सेना को भूमध्य सागर का महत्वपूर्ण बंदरगाह मिल गया, जिससे सप्लाई बिल्कुल आसान हुई और आगे दमिश्क और एलेप्पो की ओर बढ़त मिली। भारतीय पक्ष पर जो नुकसान हुआ उसमें 8 सैनिक शहीद हुए, 34 घायल हुए, 60 घोड़े मारे गए। लेकिन दुश्मन के 1350 से ज्यादा सैनिक कैद हुए, जिसमें 2 जर्मन अधिकारी, 23 ओटोमान अधिकारी और 664 सैनिक शामिल थे। 17 तोपें जब्त की गई, 11 मशीन गनें जब्त की गई और हजारों ओटोमान सैनिक या तो भाग गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मेजर दलपत सिंह बुरी तरह घायल हुए थे। उन्होंने पीछे हटने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनके जो आखिरी शब्द थे वो थे कि हाइफा हमारा हो, और कुछ ही पलों में भारतीय सैनिकों ने हाइफा पर कब्जा कर लिया था। मेजर दलपत सिंह, कैप्टन अमन सिंह राठौर और कैप्टन प्रताप सिंह, इन तीनों ने अपनी जान देकर भारत का नाम दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया।
इन तीनों को बाद में मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज भी इजराइल के हाइफा में उन वीरों का स्मारक खड़ा है और 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है, जिस दिन भारत और इजराइल दोनों मिलकर उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। और भारत की 61st कैवलरी जो रेजिमेंट है वो इस दिन को खास तौर पर मनाती है, जिन्होंने मैसूर और जोधपुर लांसर्स की विरासत संभाली हुई। और इजराइल इन बहादुरों को दिल से सलाम करता है, क्योंकि ये हाइफा के जंग दोनों देशों के बीच एक नींव बनी थी, दोस्ती की नींव। उस समय जब दुनिया यूरोपीय सेनाओं की ताकत पर इतराती थी, तब भारतीय सवारों ने यह साबित कर दिया कि साहस की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, हाइफा की ये जंग भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।